तुमने पूछा नहीं मेरे इंटरव्यू के बारे में? क्योंकि मैं जानती हूँ नहीं हो पाया ना तुम्हारा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? पत्नी हूँ तुम्हारी। अगर तुम्हारी नौकरी लग जाती तो ऐसा कद्दू जैसा चेहरा लेकर थोड़े ही आते घर, नाचते गाते हुए आते। सही कहा तुमने। ये नौकरी भी हाथ से निकल गई। चिंता क्यों करते हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कोमल बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने तरुण को उदास नहीं होने दिया। इसी तरह वक्त बीतता रहा और फिर कई दिनों के बाद तरुण फिर से एक इंटरव्यू के लिए तैयार होकर निकल गया। पर उस दिन भी तरुण की नौकरी नहीं लगी। वो इंटरव्यू पास ही नहीं कर पाया। उदास और मायूस तरुण धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ने लगा। फिर काफी देर चलने के बाद रास्ते में पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया और खुद से बातें करने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस नौकरी से मुझे कई उम्मीदें थी। अब मैं कोमल को क्या कहूंगा? वो बेचारी कुछ कहती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं उसे घर चलाने में कितनी दिक्कतें आ रही हैं। अगर तुम मुझे नौकरी नहीं दे सकते तो मेरे जीने का क्या फायदा भगवान? ये कहते हुए तरुण की आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी तरुण को उस पत्थर में कुछ हलचल महसूस हुई जिस पर वो बैठा हुआ था। अरे ये क्या, भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं है, ये मैं हूँ। कौन हो तुम? तुम दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? सामने आओ। तरुण के ऐसा कहते ही अचानक उसे अपने सामने एक नीले रंग की बोतल दिखाई दी। वो बोतल कोई आम बोतल नहीं थी, बल्कि बहुत ही चमकदार और सुंदर बोतल थी। असल में वो भारी आवाज उसी बोतल से आ रही थी। तरुण ने फौरन उस बोतल को उठाया और फिर उसका ढक्कन खोल दिया और तभी हर तरफ धुआं धुआं हो गया। अगले ही पल एक नीले रंग का जिन्न तरुण के सामने हवा में लहरा रहा था। मैं आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। कौन हो तुम? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मेरे आका, मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आप आज भी नौकरी की तलाश में गए थे, पर आपको नौकरी नहीं मिली। मुझे सब पता है। तुम मेरा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं मेरे आका, मैं तो आपकी गरीबी दूर करने आया हूँ। क्या सच में? पर वो कैसे? मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, पर एक बात है, ना तो मुझे खाना बनाना आता है और ना ही मैं आपको खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ। छे, कैसे जिन्नो तुम? खाना नहीं दे सकते तो फिर किस काम के हो तुम? असल में बात ऐसी है, जब जिन्नों की दुनिया में वो खाना बनाने वाला जादू सिखाया जा रहा था, तब मैं सो गया था, तो बस इसीलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, पर मैं वैसे वाला जिन नहीं हूं मेरे आका। अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो आपको पहले मुझे खुश करना होगा। है? ये क्या बात हुई? जिन तो ऐसा नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, मैं अलग जिन हूं। तो अगर आपको मुझसे कुछ भी चाहिए तो पहले मुझे खुश करो। अच्छा तो मैं मांगता हूं। अरे रुको रुको आका, ऐसे नहीं। मतलब ऐसे ही तो मांगते ना अपनी इच्छा। नहीं मेरे आका, जैसे मैंने कहा कि मैं जादू से खाना नहीं बना पाता हूं। पता है मैंने कितने सालों से खाना नहीं खाया है, तो पहले मुझे कुछ बढ़िया खिलाओ, फिर मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। मेरी पत्नी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, और उसके हाथ का हलवा खाओगे ना तो कसम से उंगलियां चाटने लगोगे। अच्छा तो फिर आका, जल्दी से मुझे मालकिन के पास ले चलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। थोड़ी देर बाद तरुण जिन्न को लेकर अपने घर पहुंच गया। आका, वो आप कुछ हलवे की बात कर रहे थे। तरुण ने कोमल को इशारा किया और कोमल हलवा बनाने में लग गई। थोड़ी देर बाद वो ढेर सारा हलवा बनाकर लाई और जिन्न को खाने को दे दिया। और फिर आहा, कितना बढ़िया था ये हलवा। अब बताओ मेरे आका, क्या चाहिए आपको? हमें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। ये मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? पर क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं अलग टाइप का जिन हूं। आपने जो हलवा खिलाया मुझे, वो उतना भी अच्छा नहीं था। मैं उससे खुश नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मालकिन ने इतनी मेहनत की है, तो मैं उनके लिए ये सोने का हार देता हूं। ये लो मालकिन। जिनसे सोने का हार पाकर तरुण और कोमल खुश तो थे, पर वो इस बात को लेकर परेशान भी थे कि वो और ज्यादा अमीर बनने के लिए भला कैसे जिन्न को खुश करे। मैं तो परेशान हो गया हूं इस जिन से। आखिर ये कब हमारे सपने पूरे करेगा? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा जरा मुस्कुराओ तो। मैं इतनी टेंशन में हूं और तुम कह रही हो कि मुस्कुराओ। हाँ, आज हमारी शादी की सालगिरह है। लगता है आप भूल गए, पर मैं नहीं भूली। ये देखो, मैंने अपने हाथों से केक बनाए। उन दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। तभी
कोमल, थोड़ा केक उस जिन को भी दे दो, हम इतना केक खा नहीं पाएंगे। कोमल ने बचा हुआ केक जिन्न को दे दिया। उधर जैसे ही जिन्न ने केक खाया, उसकी आंखें बंद हो गई। मालकिन, ये क्या चीज खिला दी आपने? इसे केक कहते हैं। तुम्हें पसंद आया? पसंद? अरे कमाल की चीज है ये तो। मैं बहुत खुश हूं, आपने इतना अच्छा केक खिलाया। मांगिए, क्या मांगती हो आप? अच्छा, तो मेरा ये घर बड़ा बना दो। जो हुक्म मेरी मालकिन। अगले ही पल तरुण और कोमल का छोटा सा घर एक बड़े बंगले में बदल गया। ये देखकर तरुण और कोमल बहुत खुश हुए। अब उन्हें जिन्न को खुश करने का तरीका जो मिल गया था। अब तो कोमल रोज जिन्न के लिए केक बनाती और फिर जिन्न उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देता। कभी गाड़ी, कभी ढेर सारा पैसा। दूसरी तरफ धीरे धीरे जिन्न को केक का चस्का लग गया। मालकिन, केक कहाँ है? आज नहीं बनाया। रोज रोज केक खाना अच्छी बात नहीं होती। तुम आज कुछ और खाओ। ठीक है, अगर तुम केक नहीं बनाओगी तो मैं तुम दोनों से सब कुछ वापस ले लूंगा। अरे गुस्सा नहीं करते जिन बाबू, कोमल बनाएगी ना केक, है ना कोमल? अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं बनाऊंगी। तुम समझदार हो। और सुनो, आज के बाद इस घर में खाने में सिर्फ केक बनेगा। कोमल और तरुण अब जिन्न से परेशान हो गए थे। धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ने लगा और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। मुझे बुखार है, आज मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। बहाने मत बना, जा मेरे लिए केक बना, वरना। हल्ला सुनकर तरुण वहां आ गया। उसने देखा कि जिन्न कोमल का गला पकड़कर खड़ा था। कोमल की सांसें उखड़ रही थीं, तभी उसने कुछ सोचकर अलमारी में रखी वही नीली बोतल उठाई जिसमें से वो जिन्न बाहर निकला था। छोड़ दे मेरी कोमल को, वरना। ये क्या कर रहे हो तरुण? अगर मैं वापस चला गया तो फिर ये सब भी मेरे साथ ही चला जाएगा। तुम फिर से गरीब बन जाओगे। मुझे मंजूर है, पर अब तुम अपनी हद पार करने लगे हो। हमने भी लालच में आकर बहुत गलत किया, पर अब और नहीं। इतना कहकर तरुण ने उस नीली बोतल का ढक्कन खोला और उसे जिन्न की तरफ फेंक दिया। अगले ही पल जिन्न उस बोतल में समा गया। ओए, जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइयो बे, कल की तरह अगर कोई दाग छूटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, समझा कि नहीं? समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बिनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आया और खाना मांगा। ढाबे वाले ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में 2 वक्त का खाना और महीने में 1 आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए रख देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गया बर्तन धोते धोते। ओए, अकेले अकेले किससे बात कर रहा बे? मुंह कम और हाथ ज्यादा चला। उस दिन वाकई ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढेर सारी प्लेटें धो धो कर अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रहे ढाबे के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम अरुण था। एक वही था जिससे अमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। अरुण भैया, सुनो ना। हाँ, क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ, मैं तो थक गया कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। कौन सी आंधी? अबे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ? अबे उन्हें तो गोडसे ने। अरे वो सब छोड़, अब देख, अपना मालिक हमें जो नोट पैसे देता है ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं ना, वो चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझा? तो उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है, और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फोटो छपी रहती है। उस रात में अमन बस यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछल आ गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है।
ये सोचकर वो रोने लगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसा और आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानू कौन है तेरा बाप? जी, राधे श्याम। अच्छा, तो तू राधे श्याम का बेटा है। बोल क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊंगा। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 50 से तब देना जब टमाटर पूरे हों, समझा? ये नन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नन्नू रोज ढाबे पर टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर नन्नू चला जाता। एक दिन नन्नू ढाबे पर बहुत सुबह ही आ गया। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था, तो उस दिन अमन और नन्नू ने ढेर सारी बातें की। नन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा तुझे। ठीक है भाई, मैं जरूर चलूंगा फिर तो। अगले दिन ढाबे पर काम खत्म होने के बाद अमन नन्नू के साथ उसके घर चल पड़ा। नन्नू की माँ ने नन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ आऊंगा, पर बता क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब नन्नू टमाटर देने ढाबे पर आया। ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ भाई, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तू आज लेट हो गया। हाँ यार, वो ना पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही नन्नू टमाटर लेकर ढाबे के अंदर पहुंचा, तो उसे देखते ही ढाबे का मालिक बौखला गया। ओए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए, और कल से उसी से लूंगा, समझा? नन्नू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन ढाबे के मालिक के व्यवहार पर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर अगले दिन अमन को पता था कि नन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाला अमन को 1 प्लेट खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? अब हाँ, मेरे पास खाना है, लीजिए। अमन के लिए ढाबे का मालिक बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही छोड़कर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादिली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस 1 ही रोटी खाई और 1 रोटी अमन को खिला दी। फिर साधु बाबा ने अपने थैले के अंदर से गत्ते का चौकोर डिब्बा निकाला और उसे अमन को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही डिब्बा निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था, पर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा, और उसके ऐसा करते ही केक से नीला धुआं उठा, जिसके छटते ही अमन को खुद के सामने एक जिन्न दिखाई दिया। हुबा, अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद। बताओ क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ, और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना, बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा एक दोस्त है नन्नू, वो टमाटर बेचता है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो, ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने। बड़े प्यारे हो तुम आका। मांगा भी तो क्या मांगा? रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ।
जिन्न उसी पल वहां से गायब हो गया और एक आदमी का रूप लेकर नन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास जल्दी जाओ। नन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और अब वो अमन के पास जा सकता था। उधर जिन्न पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, तभी तो मैंने आपको नन्नू को बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज। हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना, ठीक है? ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त नन्नू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सके। अभी वो सिर पर डलिया लेकर पैदल पैदल सब्जी बेचते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं। अमन का भोलापन और अच्छाई देखकर जिन्न मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने जादू से नन्नू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उसे एक छोटा ट्रक भी दे दिया। अमन और नन्नू ने खुशी से जिन्न को गले लगा लिया। जिन्न चला गया। ट्रक होने की वजह से अब नन्नू के पापा आराम से सब्जी बेचते। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। नन्नू के पापा ने अमन को गोद ले लिया। उधर आसमान से जिन्न ये सब देख रहा था। उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। पिज्जा किसे पसंद नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, लेकिन गरीबों को पिज्जा मिलता कहाँ है। ऐसे ही विष्णु को पिज्जा खाने का बड़ा शौक था। उसने 18 साल की उम्र में पहली बार पिज्जा देखा था। विष्णु गांव का गरीब लड़का था और 18 साल की उम्र में पहली बार पढ़ाई करने के लिए गांव से शहर आया था। पहले तो शहर की स्पीड और रास्तों से उसे बड़ा डर लगने लगा। ये शहर के लोग इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? गाड़ियाँ कितनी तेजी से निकलती हैं यहाँ। हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। यहाँ तो मेरे लिए जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो गांव से ही अपनी ड्रेस लाया था, कुर्ता और पजामा। कुर्ता पजामा पहनकर ही वो पहले दिन कॉलेज चला गया और देखा कॉलेज के बाकी लड़के और लड़कियां जीन्स और छोटे छोटे मॉडर्न कपड़े पहन कर आए हैं। यहाँ तो सब कुछ बड़ा मॉडर्न है। यहाँ मुझे देखकर सब लोग हंस कैसे रहे हैं? सच में विष्णु को देखकर सभी हंस रहे थे। अरे देख देख, उस लड़के को देख, कैसे कुर्ता पजामा पहनकर कॉलेज आया है। गांव से आया है पक्का, गंवार है गंवार। विष्णु चुपचाप क्लासरूम में घुस गया और एक लड़के के पास जाकर बैठ गया। हेलो, मेरा नाम अभिनव है। मेरा नाम विष्णु है, मैं गांव से आया हूँ। हाँ, तुम्हें देखकर पता चल रहा है। क्लास शुरू हो गई। पढ़ाई खत्म होने के बाद सबको भूख लग गई। एक लड़की अभिनव के पास आई और बोली, चल अभिनव, खाना खाते हैं। हाँ चल। विष्णु, तू भी चल हमारे साथ। हाँ चलो चलो, मुझे भी भूख लगी है, दाल चावल खाते हैं। ये सुनकर पायल जोर से हंस पड़ी। कॉलेज में दाल चावल कौन खाता है गवार? पायल, ऐसे मत बोलो, बेचारा ऐसे ही घबराया हुआ है। तो फिर कैसे बोलूं? कुर्ते पजामे में गवार लग रहा है ये हमारे साथ जाएगा तो मैं नहीं जाने वाली हूँ खाने। पायल, ऐसे किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। तू ज्यादा ज्ञान मत दे। तुझे शौक है तो तू इसके साथ खाने के लिए जा, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। चाहने वालों की कमी नहीं है। तेवर दिखाकर पायल चली गई। अभिनव ने विष्णु से कहा, विष्णु, तुम बुरा मत मानना, शहर के लोग ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, हम गांव से हैं, सुनना तो पड़ेगा ही। चलो खाना खाते हैं। चल, आज मैं तुझे एक अच्छी चीज खिलाऊंगा। अभिनव विष्णु को पिज्जा शॉप में ले गया। विष्णु ने कहा, अब जो भी खिलाना है खिलाओ, लेकिन अंडा, मछली और मांस मत खिला देना भैया, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। चिंता मत कर भाई, यहाँ वेज भी मिलता है। भैया 2 पनीर पिज्जा देना। दुकानदार ने 2 पनीर पिज्जा दिया। विष्णु ने ऐसी चीज कभी देखी ही नहीं थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी गोल रोटी। हाँ मेरे भाई, इसे पिज्जा कहते हैं। पिज्जा? लेकिन हुआ तो वही ना, आटे की रोटी के ऊपर पनीर की सब्जी। हाँ, बात तो सच है। जो भी है, खाकर देख कैसा लगता है। विष्णु ने पहला बाइट लिया और ऐसा लगा कि वो स्वर्ग में पहुंच गया। अरे वाह भैया, ये पिज्जा तो बड़ा ही स्वादिष्ट है, मैंने पहले ये कभी नहीं खाया। खाएगा कैसे, गांव में ये सब मिलता क्या है। बात तो सही है मेरे भाई, शहर में ही मिलता है ये सब, इसीलिए तो लोग शहर को इतना पसंद करते हैं। गांव भी बुरा नहीं है, वैसे मेरा असली घर गांव में ही है, लेकिन मैं बचपन से शहर में ही रहता हूं। पायल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की भी है, इसीलिए उसे इतना घमंड है। जो भी हो,
मैं तो अब से हर रोज पिज्जा ही खाने वाला हूँ। विष्णु को पिज्जा बहुत अच्छा लगा। वो और अभिनव बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद हर रोज कॉलेज के बाद वो दोनों पिज्जा खाने लगे। हर रोज तरह तरह के पिज्जा खाते खाते विष्णु पिज्जा का एक्सपर्ट बन गया। एक दिन कॉलेज के बाद अभिनव ने कहा, विष्णु चल पिज्जा खा के आते हैं। हाँ तो चल मेरे हॉस्टल में, मैं बना कर खिलाता हूँ। तूने बनाना भी सीख लिया? हाँ मेरे भाई, सब कुछ सीख लिया। समय के साथ साथ विष्णु शहरी तौर तरीके भी सीख रहा था। शहर के लोगों के जैसे बात भी करने लगा था। वो अभिनव को लेकर अपने हॉस्टल रूम में गया और आटा गूंथकर उसने पहले पिज्जा का बेस बनाया। उसके बाद उसके ऊपर टमाटर का पेस्ट लगाया। उसके ऊपर मशरूम, पनीर, कांदा और शिमला मिर्च डालकर कढ़ाई में ही बेक करने के लिए छोड़ दिया। 1 घंटे बाद पिज्जा बनकर तैयार हो गया। अभिनव ने विष्णु का बनाया हुआ पिज्जा खाया और वो हैरान रह गया। वाह मेरे भाई, तूने तो कमाल कर दिया। दुकान से भी अच्छा पिज्जा बनाया तूने। बचपन से ही माँ से खाना बनाना सीखा हूँ। कुछ तो काम आ रहा है अभी। भाई मेरे पास एक आइडिया है। ये सब पढ़ाई वढ़ाई मेरी बस की बात नहीं है। मुझे बिजनेस करना है। कल कॉलेज में कल्चरल फेस्टिवल है, वहां हम दोनों पिज्जे का स्टॉल लगाते हैं। मस्त कमाई होगी। हाँ हाँ चल चल, मुझे कोई एतराज नहीं है। अगले दिन दोनों ने कॉलेज में पिज्जा का स्टॉल लगा दिया और धड़ाधड़ पिज्जा बिकने लगा। तभी वहाँ पायल आई। अरे वाह अभिनव, तू भी इस देहाती के साथ रह के देहाती बन गया। गरीबों की तरह स्टॉल लगाए है। कोई भी काम छोटा नहीं होता पायल। पिज्जा बनाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। पिज्जा बेचकर कितना ही कमा लोगे तुम दोनों। छोटे लोग, छोटी सोच। अब विष्णु ने जवाब दिया, अरे ओ मैडम, क्या छोटा छोटा लगा रखा है? अरे देखना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाऊंगा। हाँ दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। अगर तुमने ये करके दिखाया तो मैं पूरे कॉलेज के सामने तुम्हारा पैर पकड़कर माफी मांग लूंगी। ठीक है, गांव का लड़का हूँ मैडम। हाँ सरल हूँ लेकिन जिद्दी भी हूँ। अब देखो आगे आगे होता क्या है। हाँ विष्णु और अभिनव रात को हॉस्टल आए। यार विष्णु, तूने चैलेंज तो कर दिया, लेकिन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाएगा कैसे? यहाँ नहीं, अरे यहाँ लोगों का मन छोटा है यार। बड़ा काम करने के लिए हमें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ लोगों का मन भी बड़ा हो। मेरा गांव। ये हुई ना बात। अगले दिन विष्णु अभिनव को लेकर अपने गांव चला गया और लोगों से सबसे बड़ा पिज्जा बनाने के बारे में कहा। गांव के लोग उसकी मदद करने के लिए एक ही बार में राजी हो गए और विष्णु ने काम शुरू कर दिया। गांव के लोग अपने अपने घर से आटे की बोरी लाने लगे, जिससे पिज्जा का बेस बना। लोगों ने अपनी अपनी गाय का दूध विष्णु को दिया, जिससे चीज बन गया। और सब्जियां तो गांव के खेतों में भरपूर थी। अभिनव ने अपने कॉन्ट्रैक्ट से मीडिया वालों को बुला लिया था। मीडिया वाले गांव आकर दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनाने का काम देख रहे थे और टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। तो आप लोग देख रहे हैं एक गांव का सीधा साधा लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बना रहा है। देखते रहिए हमारे साथ, ये पिज्जा बनकर तैयार होता है या नहीं। लगातार 7 दिन मेहनत करने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा बनकर तैयार हो गया। गांव वाले खुशी से झूमने लगे और ये चीज टीवी पर टेलीकास्ट की गई। बड़े बड़े लोगों ने ये देखा और अभिनव के पास फोन आ गया। हेलो, तुम लोग अभी फेमस हो गए हो। तुम लोग हर गांव और शहर में हर मोड़ पर पिज्जा की दुकान खोल सकते हो। मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। अभिनव और विष्णु की खुशी आज 7वें आसमान पर थी।